नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपने वो प्रश्न पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर है पूछे गए हैं। तो लगातार आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की तरह से आपको लगातार आपको प्राप्त हो रही है। तो पीछे अपने 19 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे 20 नंबर क्लास की, जिसके अंदर अपना टॉपिक रहेगा रसायन विज्ञान का धात्विक, यौगिक और उनके अनुप्रयोग। इनसे जितने भी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम के अंदर, चाहे सीटी हो, चाहे रेलवे, चाहे एसएससी-जीडी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, एसआई, आरपीएफ, आरएस, एमएसबी हो, या आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक है पहुंच जाए। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या जस्ता? तो पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला धातु है वो है एल्यूमिनियम। अगर पहले की बात करें तो पृथ्वी ग्रह में पहला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? वो है लोहा, और दूसरा कौन सा है? एल्यूमिनियम। आगे देखिए, 2 नंबर प्रश्न, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? लोहे का शुद्ध रूप क्या है? कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या स्टील? तो जो लोहा है उसका सबसे शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसके अंदर जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन, नाइक्रोम, शीशा या एल्यूमिनियम? तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट बना होता है वो बना होता है टंगस्टन का। और नाइक्रोम किस में काम आता है? ये हीटर के अंदर जो एलिमेंट लगा होता है उसके अंदर ये नाइक्रोम काम में लिया जाता है। आगे देखिए, 4 नंबर प्रश्न, इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? जस्ता, लैंड, पारा या टीन? तो इनमें से जो पारा यानी मरकरी, जिसका उपयोग थर्मामीटर के अंदर है किया जाता है। आगे देखिए, 5 नंबर प्रश्न, पोटेशियम धातु को अधिक्य वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बनता है? पोटेशियम जो धातु होती है उसको अधिक वायु में जलाने पर निम्न में से कौन सा ऑक्साइड बनता है? KO या K2O2 या KO2 या KO? तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है KO2 यानी पोटेशियम ऑक्साइड बनता है। आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न, कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है? कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है? सोना, चांदी, सोडियम या तांबा? तो इनमें से जो सोना है वो सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है। आगे देखिए, 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु है? आपको बताना है इनमें से कौन सी है जो सबसे अधिक तन्य धातु है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम या जिंक? तो इनमें से जो गोल्ड यानी सोना है वो अत्यधिक तन्य है यानी मुलायम होती है। आगे देखिए, 8 नंबर प्रश्न, वह धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है? वह धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है? Cu, Fe या Ag या Zn यानी जस्ता? तो इनमें से जो डी नंबर ऑप्शन है Zn यानी जस्ता, तो जस्ता वो धातु है जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। आगे देखिए, 9 नंबर प्रश्न, बॉक्साइड का रासायनिक नाम है? जो बॉक्साइड है धातु होती है उसका रासायनिक नाम क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम सल्फेट या हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम? तो इनमें से जो डी नंबर ऑप्शन है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम। आगे देखिए, 10 नंबर प्रश्न, सेनेबार का रासायनिक सूत्र है? सेनेबार का रासायनिक सूत्र है HGS,
PbS या CuO या MgSO4। तो जो सिनेबार है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HgS। अब देखिए पारा यानी मरकरी, ये जो सिनेबार होता है ये पारे का ऐसक होता है। तो पारे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पारा मरकरी यानी ये धातु का ऐसक है। पारद, पारा मुक्त अवस्था में यथागत मिलता है परंतु इसका मुख्य ऐसक है सिनेबार होता है, जो विशेषकर स्पेन, अमेरिका, मेक्सिको, जापान, चीन और मध्य यूरोप में मिलता है। सिनेबार को वायु में ऑक्सीकृत करने पर पारद मुक्त हो जाता है, यानी जो पारा है वो मुक्त हो जाता है। जो सिनेबार धातु होती है उसको वायु में ऑक्सीकृत करने पर जो पारा क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न, शुद्ध सोना होता है 22 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट या 24 कैरेट। तो जो शुद्ध सोना होता है वो आपको पता है 24 कैरेट का होता है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? निम्न में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? लोहा, तांबा, पारा या पानी। तो इनमें से जो डी नंबर ऑप्शन है पानी, तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। आगे देखिए विशिष्ट ऊर्जा होती क्या है? तो इकाई द्रव्यमान में निहित ऊर्जा को विशिष्ट ऊर्जा कहते हैं। इसकी इकाई जूल प्रति किग्रा होती है। तो विशिष्ट ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल प्रति किग्रा होती है। यह एक गहन गुण है जबकि पदार्थ एक मात्रात्मक गुणधर्म है। विशिष्ट ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक विशिष्ट स्थितिज ऊर्जा और दूसरी विशिष्ट गतिज ऊर्जा। ये दो प्रकार की होती है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? इनमें से आपको बताना है कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। पोटेशियम, कैडमियम, सोडियम या लिथियम। तो इनमें से जो कैडमियम जो धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ अधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा पदार्थ है जो अधिक कठोर भी होता है और अत्यधिक तन्य भी होता है। नाइक्रोम, टंगस्टन, कार्बोरंडम या हीरा। तो इनमें से जो नाइक्रोम होता है वो अत्यधिक कठोर भी होता है और अत्यधिक तन्य भी होता है। और जो निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु ये नाइक्रोम में होती है। इसका उपयोग हीटर के एलिमेंट में किया जाता है और टंगस्टन का उपयोग विद्युत जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इनमें से आपको बताना है कौन सा पदार्थ है जो सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ क्या होता है? यानी ऐसी कोई धातु या वस्तु जिसे एक निश्चित सीमा पर खींचने के बाद वापस उसी आकार में वो आ जाती है, उसे प्रत्यास्थ स्थिति बोला जाता है। तो इनमें से आपको बताना है वो कौन सी प्रत्यास्थ स्थिति है सर्वाधिक। तो रबर, इस्पात, कांच या प्लास्टिक। तो इनमें से जो इस्पात होता है वो सर्वाधिक प्रत्यास्थ होता है। अब देखिए प्रत्यास्थता होती क्या है? यांत्रिकी में प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी पदार्थों के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगाने पर उसमें विकृति आ जाती है परंतु बल हटाने पर वह अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। यदि बाह्य बल के परिणाम को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो विकृति समान रूप से बढ़ती जाती है और साथ ही साथ जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी बढ़ता जाता है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, कौन सी एकमात्र द्रव धातु है? इनमें से बताना है आपको कौन सी है जो एकमात्र है जो द्रव धातु है। बाकी क्या है द्रव में नहीं आती, लेकिन एक धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। यूरेनियम, मरकरी, मैग्नीशियम या टाइटेनियम। तो इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है मरकरी यानी पारा। पारा एकमात्र वो धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। और अधातु की पूछे एकमात्र अधातु जो द्रवावस्था में रहती है तो वो कौन सी है? वो होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रवावस्था में रहती है, जो एकमात्र है। और इसी तरह धातु की बात करें तो द्रव मरकरी है जो द्रव अवस्था में
रहती है। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रदूषण तत्व इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रदूषण तत्व है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है। जस्ता, तांबा, सीसा या क्रोमियम। तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है जस्ता, तो जस्ता वो तत्व है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न, हीमोग्लोबिन में धातु होती है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर कौन सी धातु होती है। मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम या कोबाल्ट। तो जो हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन में जो आयरन धातु होती है। आगे देखिए हीमोग्लोबिन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रुधिर वर्ण का भी इसको बोला जाता है। तो पृष्ठवंशियों की लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी और कुछ अपृष्ठवंशियों के ऊतकों में पाया जाने वाला लोहे युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला ये धातु प्रोटीन होता है। पुरुष के शरीर में जो आरबीसी होता है उसमें 13.2 से लेकर 16.6 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और इसी तरह महिला के शरीर की बात करें तो महिला के शरीर में जो आरबीसी होता है उसमें 11.6 से लेकर 15.0 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो जो मानव के अंदर पुरुष और महिला है उनके अंदर हीमोग्लोबिन की ये निश्चित मात्रा दी हुई है, इतना इनके अंदर हीमोग्लोबिन होना जरूरी है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न, निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। इनमें से आपको बताना है कौन सी है जो सर्वाधिक क्रियाशील यानी अधिक क्रिया करती है। जस्ता, तांबा, लिथियम या चांदी। तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है लिथियम, तो लिथियम वो धातु है जो इनमें से सभी से अधिक क्रियाशील है। देखिए लिथियम क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लिथियम यह एक रासायनिक तत्व है। यह प्रकृति में सबसे हल्की धातु है और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। तो सबसे प्रकृति में हल्की धातु कौन सी होगी, लिथियम। और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ कौन सा भी हो गया, लिथियम हो गया। तो हाल ही में जो लिथियम है वो भारत में चर्चा में रहा था। तो देश में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हिमालय क्षेत्र में फरवरी 2023 के अंदर लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला था। तो लिथियम के भंडार की यह पहली साइट है जहां 59 लाख टन का लिथियम मिला था। तो और यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा लिथियम भंडार भी माना जाता है। तो इतनी बातें लिथियम के बारे में और आपको याद रखनी है जो करंट के अफेयर्स के मामले में महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है एवं तैरना प्रारंभ कर देती है। इनमें से आपको बताना है कौन सी धातु है जो गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है और उसमें तैरना प्रारंभ कर देती है। कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम। तो इनमें से जो मैग्नीशियम धातु होती है वो गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है और तैरना प्रारंभ कर देती है। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न, 18 कैरेट सोने में होता है, यानी जो 18 कैरेट सोना होता है उसमें कितने प्रतिशत सोना होता है। 50%, 18%, 60% या 75%। तो इनमें से जो डी नंबर ऑप्शन है 75%। जो 18 कैरेट का सोना होता है उसके अंदर कितना प्रतिशत सोना होता है, 75% सोना होता है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा उपकरण है जिसमें पारे यानी मरकरी का उपयोग नहीं किया जाता। बैरोमीटर, स्फैग्नोमेनोमीटर, सोनोग्राफी या थर्मामीटर। तो इनमें से जो सोनोग्राफी होता है उसके अंदर पारे का उपयोग नहीं किया जाता। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचे जाने के गुण को कहते हैं। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचे जाने का जो गुण होता है उसे क्या कहा जाता है। तन्यता, आघातवर्ध्यता, चालकता या ध्वनिकता। तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है तन्यता, यानी जिसकी वह धातु जिसके पतले तारों के रूप में जिसे खींचा जा सके तो वह गुण कौन सा है, उसका तन्यता का गुण कहलाता है। आगे देखिए
निम्न में से कौन सी गैस वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है? इनमें से आपको बताना है कौन सी वो धातु, कौन सी वो गैस है जो वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से जो ऑक्सीजन जो गैस है वो अन्य धातुओं के साथ संयोग भी करती है वायु के अंदर। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न, कार्बन के उपयोग के द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? इनमें से आपको बताना है कार्बन का उपयोग करके हम या उनका अपचयन करके हम किस धातु को प्राप्त नहीं कर सकते? तांबा, सोडियम, लोहा या जस्ता। तो इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है सोडियम, तो सोडियम को हम इससे प्राप्त नहीं कर सकते। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? आपको बताना है इनमें से जो नेट्रियम है वो किसका लैटिन नाम है? लिथियम, सोडियम, रूबिडियम या पोटेशियम। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है सोडियम, तो सोडियम का तो सोडियम है जो शुद्ध धातु है उसका लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम होता है। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है? जो केरोसिन यानी जिसे मिट्टी का तेल भी बोला जाता है में निम्न में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है? एल्यूमिनियम और कैल्शियम या गोल्ड और सिल्वर या पोटेशियम और सोडियम या सिलिकॉन और मरकरी। तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है पोटेशियम और सोडियम, तो केरोसिन के अंदर क्या क्या होता है? पोटेशियम और सोडियम धातुएं संग्रहित होती है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न, धोवन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर गैस निकलती है। जो धोवन सोडा होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उसे अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो धोवन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? जो चूने का पानी होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से जो डी नंबर ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चूने का पानी है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा रसायन है जो जल में नहीं घुलता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड या मैग्नीशियम आयोडाइड। तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो जल में अघुलनशील होता है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा है जो कैल्शियम से बना होता है? दांत, रक्त, पित्त या प्लाज्मा। तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है दांत, जो अपने दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम के बने होते हैं। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा रक्त जमने के लिए आवश्यक खनिज है? यानी रक्त को जमने के लिए कौन सा आवश्यक खनिज है? पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम या कैल्शियम। तो इनमें से जो डी नंबर ऑप्शन है कैल्शियम, तो कैल्शियम वो खनिज है जो रक्त के जमने के लिए आवश्यक होता है। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? बुझे हुए चूना है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्साइड। तो बुझे हुए चूने का जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? इनमें से आपको बताना है कौन सी धातु है जो ठंडे हो या गर्म पानी हो उन दोनों के साथ भी प्रतिक्रिया नहीं करती है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम। तो इनमें से जो एल्यूमिनियम जो धातु है वो न तो ठंडे पानी के साथ और न ही गर्म पानी के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती है। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न,
मोती मुख्य रूप से बना होता है। जो मोती होते हैं वो मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट के, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड। तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग है करते हैं? तो इनमें से कौन सा धातु है या गैस है जिसका प्रयोग इसमें करते हैं? सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो इनमें से जो सोडियम होता है जिसके कारण जो रोशनी है क्या पीले कलर की होती है। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? इनमें से आपको बताना है कौन है जो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? पारा, ईथर, पानी या बेंजीन। तो इनमें से जो पारा है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? इनमें से आपको बताना है किस पदार्थ की जो चालकता है वो सर्वाधिक होती है? हीरा, चांदी, ग्रेफाइट या लकड़ी। तो लकड़ी है इसके अंदर विद्युत चालक नहीं होता है, हीरे में भी विद्युत का चालन नहीं होता है। तो ग्रेफाइट और चांदी में से पूछे तो चांदी जो है वो विद्युत की सर्वाधिक चालकता इसके अंदर होती है। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा होता है? इनमें से आपको बताना है अवरोही क्रम बताना है घनत्व के अनुसार। अवरोही यानी बढ़ते से घटते क्रम में होता है। तो सर्वाधिक घनत्व किसका होता है और उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह आपको क्रम बताना है। इस्पात, पारा, सोना या सोना पारा इस्पात या इस्पात सोना पारा या सोना इस्पात या उससे कम पारा। तो इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है सोना, तो सोने, पारा और इस्पात इस तरह इनका घनत्व में अवरोही क्रम इनका होता है। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न। जौहरी का रूज क्या होता है? यानी जो जौहरी का रूज एक नाम होता है वो क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड या फेरिक कार्बोनेट या फेरस कार्बोनेट। तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड को जौहरी का रूज भी कहा जाता है। 41 नंबर प्रश्न देखिए। वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? इनमें से आपको बताना है कौन सी वो दो धातुएं हैं इनमें से जो सिल्वर रंग की नहीं होती है। सिल्वर यानी चांदी रंग की नहीं होती है। सोडियम और मैग्नीशियम या पैलेडियम और प्लेटिनम या तांबा और सोना या निकिल और जिंक। तो इनमें से जो तांबा और सोना होती है वो सिल्वर कलर की नहीं होती है, यानी इनके अलग अपने विशेष रंग होते हैं। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसी बिजली की इस्त्री यानी प्रेस को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम या जस्ता। तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है नाइक्रोम, तो नाइक्रोम धातु का प्रयोग इस्त्री को गर्म करने के लिए उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो किसका लगा होता है? नाइक्रोम का लगा होता है। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? इनमें से आपको बताना है कौन सा तत्व है जो एक उपधातु है। सिलिकॉन, बिस्मिथ, फास्फोरस या टिन। तो इनमें से जो सिलिकॉन होता है वो एक उपधातु होता है। आगे देखिए सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसका जो SI प्रतीक होता है वो क्या होता है? SI। यह एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है और उसके बाद कौन सा पाया जाता है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीशे एवं कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल इसका किया जाता है। सिलिकॉन की खोज की बात करें तो 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जोस जकब
बर्जेलियस ने इसकी खोज की थी। तो सिलिकॉन की खोज किसने की थी? तो बर्जेलियस ने सिलिकॉन की खोज की थी, वो भी 1824 के अंदर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जा सकता? इनमें से आपको बताना है कौन सी वो धातु है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जा सकता, यानी जिसको विद्युत चुंबक में प्रयोग नहीं ले सकते। लोहा, तांबा, निकिल या कोबाल्ट। तो इनमें से जो तांबा है वो विद्युत चुंबक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, यानी स्टील को कठोर बनाना है तो उसके अंदर हमें किसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी? सिलिकॉन की मात्रा, कार्बन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा या मैग्नीज की मात्रा। तो स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए हमें उसके अंदर कार्बन की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न, स्टील में कितना कार्बन होता है? जो स्टील होता है उसके अंदर कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.1 से 2% या 7 से 10% या 10 से 15% या 0। तो स्टील होता है उसके अंदर जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.1 से लेकर 2% तक होती है। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से आपको बताना है कौन सा जो कथन है वो गलत है। अधातुएं ऋणायन बनाती है, जी हाँ ये कथन सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी कथन सही है। अधातुएं धनायन बनाती है, ये इसका कथन गलत है, क्योंकि जो अधातुएं हैं वो ऋणायन बनाती है न कि धनायन बनाती है। तो अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, जी हाँ ये विद्युत की कुचालक होती हैं। तो इसका जो कथन गलत होगा वो सी नंबर ऑप्शन इसका कथन गलत होगा, क्योंकि जो अधातुएं होती है वो ऋणायन बनाती है। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम परऑक्साइड। तो जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड यानी सीसा, सिल्वर यानी चांदी। तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो धातु है वो वाष्प के साथ क्या करती है? अभिक्रिया करती है। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है? इनमें से आपको बताना है कौन सी धातु है जो फोटो फिल्म के रूप में इस्तेमाल की जाती है? मैग्नीशियम, रजत, पारा या प्लेटिनम। तो इनमें से जो रजत होती है, रजत जो धातु है वो फोटो फिल्मों के अंदर इस्तेमाल की जाती है। 51 नंबर प्रश्न देखिए और आज का लास्ट प्रश्न, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब, जब जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसको सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो क्या बनता है? सल्फाइड बनता है, आयोडीन गैस बनती है या क्लोरीन गैस बनती है या ब्रोमीन गैस बनती है। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो हमें ब्रोमीन गैस प्राप्त होती है। तो आज के प्रश्न ये इतने ही थे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास लगे बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई क्लास अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और इन प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे प्रताप क्लासेज ऐप पर लगातार आपको मिल रही है। इसकी प्राइस मात्र हमने 100 रुपये रखी है। तो ये क्लास आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।